एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट एंड डैश, जी शाबाश, इट इज लाइकली टू रिड्यूस सेविंग, नहीं, इट इज लाइकली टू इंक्रीज, क्या हाल है बच्चों, इससे ये होगा इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द एमईसी कर्व, यानी देखिए उसका ये वाला वेरिएबल चेंज हुआ है ना जो वर्टिकल एक्सिस पे लिख रहा, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, क्या हाल है। और दूसरी बात ये, इट इज लाइकली टू इंक्रीज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, क्यों बोला, जो दुनिया में सूद कमाने वाले लोग हैं वो अपना पैसा किस मुल्क में रखेंगे, जहां इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो जब आपने इंटरेस्ट बढ़ाया तो वो अपना इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसा आपके मुल्क में भेज देंगे, इससे आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आई बात की। आप देखिए फर्ज करें कि इथियोपिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% हो और यहाँ पे जो सूद कमाने वाले वो क्या करेंगे, वो पैसा इथियोपिया भेजे, इथियोपिया करेंसी ऊपर आ जाएगी। मिसाल दे रहा हूं आपको। अच्छा बच्चों, ठीक है जी, आपके सारे इथियोपिया की मिसालें दे रहे हैं। अब जाहिर है बंदा जिस तरह की चीजें देखता है वैसी बातें करनी। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बिकॉज बाय, शाबाश, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज तब होगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। एमईसी कर्व यही कहता ना कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब आगे बात इन्वेस्टमेंट इज, शाबाश, इन्वेस्टमेंट बुनियादी तौर पे एक इंजेक्शन है जिससे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आ गई बात बच्चों इस चीज की 36, केनेजियन एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, जी शाबाश, केनेजियन एग्रीगेट डिमांड जो है वो फंक्शन है दो चीजों का। किस किस का बच्चों, एक कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। यहाँ 2 सेक्टर इकोनॉमी लिख देते तो ज्यादा अच्छा था, वैसे नहीं बच्चों। अच्छा, तो ये आ गई ना एग्रीगेट डिमांड। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब आगे बात, हाउस होल्ड सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू, हाउस होल्ड सेविंग किसके इक्वल होती है भाई, डिस्पोजेबल इनकम में से तुम कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और पर्सनल टैक्सेस ऐड कर दो तो जो बचेगा वो क्या होंगी, देखिए ये होगी आपकी डिस्पोजेबल इनकम। इसमें से आपने कंजम्पशन कर ली, ठीक है ना, और कंजम्पशन के बाद हुकूमत ने जो टैक्स भेजे थे वो भी अदा कर दिए, पर्सनल टैक्सेस भी अदा कर दिए, बाकी जो बचा वो क्या है, ऐसे ही है बच्चों। डिस्पोजेबल इनकम में कंजम्पशन भी कर ली, हुकूमत का टैक्स भी अदा कर दिया, फिर भी पैसे बच गए, तो जो बच गए वो क्या है, तो लिहाजा एक को ले लेते, करेक्ट हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, विच वन आउट ऑफ द गिवन यू कैन से विद कॉन्फिडेंस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू डिक्रीज इन कंजम्पशन, इसमें से कौन सा ऐसा जो डिक्रीज इन कंजम्पशन की वजह से नहीं होगा, और वो है कीमतें नहीं बढ़ेंगी। जब तुमने कंजम्पशन कम कर दी है तो कीमतें तो गिरेंगी। हाँ, अगर तुम कंजम्पशन बढ़ाओगे तो ये हो सकता है हुकूमत टैक्स बढ़ा दे, ये भी हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, ये भी हो सकता है कि क्रेडिट फैसिलिटी कम कर दी जाए। लेकिन एक बात है कि जब तुम कंजम्पशन बढ़ाओगे क्या हाल है, नहीं बच्चों, विच वन आउट ऑफ द गिवन इज कॉन्फिडेंस नॉट पॉसिबल ड्यू टू डिक्रीज इन कंजम्पशन, तो जब तुम कंजम्पशन कम करोगे तो इन्फ्लेशन तो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कंजम्पशन बढ़ाने पे हुकूमत टैक्स बढ़ा देती है आमदनियों पे ताकि खर्चे कम करे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा देती है, ठीक है, और उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी को भी बंद कर दिया जाता है ताकि लोग खर्चा कम करें। लेकिन एक बात तय है कि अगर लोग कंजम्पशन कम करेंगे तो कीमतें गिरेंगी, बढ़ेंगी नहीं। क्लियर, पक्की बात। अच्छा, 40, देयर इज फॉल इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ फॉक्सलैंड, यानी एक कंट्री लेना था मैंने कहा किसी का भी नाम लिखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, चैनल पे डालना है। तो देयर इज फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ फॉक्सलैंड, इकोनॉमिस्ट आर कंसीडरिंग फ्यू रीजंस आउट ऑफ गिवन,
विच ऑफ देम यू कैन सजेस्ट टू देम। एग्रीगेट डिमांड में कम हुई है, इकोनॉमिस्ट बैठ के सोच रहे हैं क्या करें। देखिए डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये तो रीजन हो सकती है। अच्छा, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में क्या हुआ है, फॉल आई है। क्या फॉल है बच्चों? तो क्या क्या रीजन हो सकती हैं? रीजन एक तो ये हो सकती है कि डिक्रीज आई हो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की रीजन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी होती तो फिर तो बढ़ना चाहिए था जीडीपी को। अच्छा, फॉल इन इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ होता तब भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी थी, ये भी रीजन नहीं हो सकती। क्या हाल है? और फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ए और डी रीजन हो सकते हैं। ए और क्योंकि दोनों ही एक तरह से इंजेक्शन है, कंजम्पशन में डिक्रीज आया, गवर्नमेंट के अखराजात में कमी आई है, ये वजह हो सकती है एग्रीगेट डिमांड के फॉल करने की। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ था फिर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती, और अगर इन केस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर देते या प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती, फिर भी हम आगे बढ़ जाते। अच्छा बच्चों, अब क्या आ गया? 41 क्या है? एज फॉर कंसर्न विद इलास्टिसिटी ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जी शाबाश बच्चों। इनइलास्टिक टू चेंज इन इनकम, ये तो होती है ऑटोनोमस। क्या हाल है? ऑटोनोमस होती है ना, इनइलास्टिक होती है, जितनी मर्जी इनकम चेंज हो जाए उसको चेंज, लेकिन ये इलास्टिक होती है। वो क्यों? जब इनकम चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाती है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। देखिए इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है। फिर क्वेश्चन 42, विच वन आउट ऑफ गिवन कैन नॉट इफेक्ट द कंजम्पशन डायरेक्टली। क्या हाल है? पॉलिटिकल नॉर्म्स को निकाल दीजिए। ये नॉर्म्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होते। नॉर्म्स वही होती है ना, कि जैसे नॉर्म्स होता है रिवायात होती है, ठीक है ना, रिवायात होती हैं। जैसे सदर जो है अलामती तौर पे रियासत का नुमाइंदा है और वजीर आजम हुकूमत का नुमाइंदा है, तो ये नॉर्म्स है। इसको छोड़ देते हैं। हाँ, रियल इनकम के चेंज होने से, फिजिकल एक्सपेंडिचर यानी हुकूमत के बजट चेंज करने से और तकसीम दौलत से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से कंजम्पशन पे असर पड़ता है। क्लियर बच्चों? ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब आ गया बच्चों कितना? 43 किधर गया? नहीं है। चलो 44 पे डायरेक्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू केनेजियन इकोनॉमिक्स द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, शाबाश, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये सवाल बहुत पेपर में आता है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? शाबाश। हाई इंटरेस्ट रेट मींस लो डिस्पोजेबल इनकम। क्या हाल है? ठीक है यार, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा तो लोग ज्यादा पैसा उठा के किधर रख देंगे? बैंकों में। ठीक है जी। अच्छा, लो इंटरेस्ट रेट मींस मोर कंजम्पशन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लो होगा, लोग सेविंग नहीं करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मींस लो सेविंग, लोग सेविंग कम करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मींस लो कॉस्ट टू बोरिंग। तो ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस लो डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, हो सकता है इंटरेस्ट रेट हाई हो, खर्चे के लिए पैसे बंदा कम निकाले, ज्यादा पैसे बैंक में रख दे, एक ही बात है ना। अच्छा, इसी तरह हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, बंदा सेविंग ज्यादा करे, कंजम्पशन कम करे, तो ये तीनों एक ही पॉइंट नहीं बन रहे तीनों। लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। ये तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग होनी चाहिए, ज्यादा सूद देना पड़ेगा। क्या हाल है बच्चों? कर्जा लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्ज करें 10% था, 16% हो गया, तो कर्जा का खर्चा ज्यादा आया कम आया? कॉस्ट ज्यादा आई। क्लियर बच्चों? बातें समझ आई हैं?